वेलकम टू मेडू हब। आप नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 15 मिनट वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज नीट बायोलॉजी में टॉपिक है फर्मेंटेशन। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। क्लास 11th एनसीईआरटी से यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्मेंटेशन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, खास तौर पे असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि फर्मेंटेशन कहते किसे हैं। एक चीज याद कीजिए, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है कि पहले आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया पायरुवेट में, हमने इस मेटाबॉलिक पाथवे का नाम रखा ग्लाइकोलिसिस। सो आपको पता है इसको मैंने कहा था ग्लाइकोलिसिस, और मैंने ये कहा था कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है इट विल बी कॉमन टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी शुरुआत में ग्लाइकोलिसिस होगा। अगर आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुक्रोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी याद कीजिए इन्वर्टेज जैसे एंजाइम से हमने सुक्रोज को कन्वर्ट किया था, फिर हमने ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया, पायरुवेट बनाया। ये पायरुवेट का बनना एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन तीनों में होगा। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द फेट ऑफ द पायरुवेट दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज हैपनिंग, कि वो एरोबिक है, एनएरोबिक है या फर्मेंटेशन है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसे आप फर्मेंटेशन कह रहे हैं, इसमें अब हमें कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। पहली बात तो ये समझिए, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब आप पायरुवेट को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश नहीं किया जाता। सो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की भी जरूरत नहीं है, इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। फिर ध्यान से समझिए, आपने देखा है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इंक्रीज को एस्टैब्लिश किया जाता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश किया जाता है, और केमी ऑस्मोसिस से फॉस्फोराइलेशन कैरी आउट करके एटीपी बनाते हैं। यहां पर इस तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं एस्टैब्लिश किया जाता है। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए फर्मेंटेशन में। तीसरी चीज ये समझिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो एक्सटर्नल नहीं है, इट इज नॉट एक्सटर्नल। सो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो चाहिए था वो ऑक्सीजन था, इनऑर्गेनिक चीज थी और वो ऑक्सीजन थी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, बाहर से आया था, एक्सटर्नल था, हालांकि वो ऑक्सीजन नहीं था। फिर समझ लीजिए, एरोबिक में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पर वो ऑक्सीजन नहीं है। आप जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक तो बाहर से नहीं होगा और इनऑर्गेनिक नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चे, ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। ये 3 पॉइंट बड़े ध्यान से देखिए। अभी जब मैं आपको डिफरेंट तरह के फर्मेंटेशन पढ़ाऊंगा तो आपको इन पॉइंट्स की और अहमियत समझ में आ जाएगी। तो ये वो प्रोसेस है फर्मेंटेशन। आप शुगर्स पे कैरी आउट कर रहे हैं, कुछ एटीपी बना रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई एक्सटर्नल चीज नहीं होगी और उसका नेचर ऑर्गेनिक होगा। सो हमें यह समझ में आ गया कि यह प्रोसेस एक्चुअली इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। आगे चलते देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपके सामने मेटाबॉलिक पाथवे दिख रहा है, इसे अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। और अल्कोहल फर्मेंटेशन का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो अल्कोहल बन रही है, इस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल।
इस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल। इथेनॉल विल बी C2H5OH। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। आप जानते हैं सैकेरोमाइसीस सेरेविसिए की बात कर रहे हैं, सैकेरोमाइसीस सेरेविसिए। सो ये बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पाथवे। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको हमने बेकर्स यीस्ट कहा या हमने इसको ब्रूअर्स यीस्ट कहा। और देखिए बड़े ध्यान से, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि यहां पर भी पहले तो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया। आपने कहा कि यह प्रोसेस क्या होना ही होना है, ग्लाइकोलिसिस होना है। ग्लाइकोलिसिस में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और ये जो एटीपी बना है, ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आई होप यू रिमेंबर व्हाट दीज टर्म्स आर। इसके बाद देखिए अब पायरुवेट का फेट देखिए। पायरुवेट को सबसे पहले स्टेप में डी कार्बोक्सिलेट किया गया। इसका मतलब यहां पर आपने डी कार्बोक्सिलेशन किया। सो इस चीज को हमने क्या कहा, डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, तभी हमने क्या कहा, इसको डी कार्बोक्सिलेशन कहा। एंजाइम का नाम मुझे समझ में आ गया, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेस। इस एंजाइम का नाम क्या है, pyruvic acid decarboxylase. The enzymes are named according to the substrate they act upon. और क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया तो दो कार्बन का एसिटाल्डिहाइड बना। अब देखिए एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, इसलिए यहां पर दो लिखे हुए हैं, इसीलिए ये दो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है। पायरुवेट में 3 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन से टूट के 2-3 कार्बन के पायरुवेट बने। इसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये रिड्यूस्ड होगा। सो दिस गेट्स रिड्यूस्ड। सो ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये रिड्यूस होकर के क्या बनता है बेटे, इथेनॉल बनता है। सो ये एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होकर के क्या बना, इथेनॉल बना। अब अगर आपने एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, अगर आपने एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, H+ देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर हो ये रहा है कि ये जो NADH, ये जो रिड्यूसिंग पावर ग्लाइकोलिसिस में बनी थी, इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे। इसका आपने ऑक्सीडेशन किया और रीजेनरेट किया NAD+। NAD+ क्या हुआ, रीजेनरेट किया। बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसकी वजह से आपको H+ और इलेक्ट्रॉन मिले, जिसकी मदद से एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस किया गया इनटू व्हाट, इनटू इथेनॉल। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और इस एंजाइम का नाम अब हमें समझ में आ गया, इट हैज टू बी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कहेंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये एक तरह का फर्मेंटेशन है जो यीस्ट कैरी आउट करता है। दूसरा फर्मेंटेशन देखिए, ये दूसरा फर्मेंटेशन, इसे हम लैक्टेट फर्मेंटेशन कहेंगे। सो इसको हम लैक्टेट फर्मेंटेशन कहेंगे। ये आपकी जैसे स्केलेटल मसल, उसमें अगेन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको हम लैक्टेट फर्मेंटेशन कहते हैं। और देखिए बड़े ध्यान से, ये जो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट है इसमें भी 3 कार्बन है, गिनिए 1 2 3। और यहां पर जो पायरुवेट है उसमें भी 3 कार्बन है। यहां पर भी ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट हुआ है, पायरुवेट में। ये ग्लाइकोलिसिस यहां पर भी हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्या बना है, एटीपी। अब ये पायरुवेट रिड्यूस हो रहा है, यहां पर ये पायरुवेट ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस होने के बाद में ये पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है सीधा लैक्टेट में। फिर आप NADH को ऑक्सीडाइज करके NAD+ रीजनरेट कर रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स, ये NADH के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहे हैं, पायरुवेट को। पायरुवेट एक्सेप्ट करता है, बाहर से एक्सेप्टर नहीं है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन चाहिए नहीं। और फिर आपने ये कहा कि यहां पर ये क्या चीज बन गया, लैक्टेट बन गया। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी है। सो आपकी मसल्स में इस तरह का जब लैक्टेट फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन होता है तो ये लैक्टेट इकट्ठा होता है, लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं। जो आयनिक फॉर्म है वो कहना हमेशा बेहतर होता है, लैक्टेट कहेंगे वो इकट्ठा होता है, उसकी वजह से पेन होता है। सो काफ़ी जब आप एक्सरसाइज करते हैं मसल्स में पेन होता है, उसकी वजह ये लैक्टेट का एक्यूमुलेशन है। उसके बाद में जब आप रेस्ट करते हैं तो ब्लड इस लैक्टेट को हटा देगा और वो पेन ठीक हो जाता है। सो एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं। हमारे पास दो तरह के फर्मेंटेशन, एक को हमने कहा अल्कोहल फर्मेंटेशन और दूसरे को हमने कहा लैक्टेट फर्मेंटेशन। एक बार फिर नजर मारिए। क्या आप जानते हैं, यहां पर भी देखिए बेटे, केवल 2 एटीपी बने और उसके बाद भी पायरुवेट में आगे हमने कुछ किया। जब हमने पायरुवेट को कन्वर्ट किया इथेनॉल में तो कोई एटीपी नहीं बना। जिस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन कह रहे हैं उसमें एटीपी नहीं बना। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे, इसमें एटीपी नहीं बना और एक खतरनाक चीज बन गई, यह अल्कोहल टॉक्सिक है। इसी तरह से लैक्टेट फर्मेंटेशन में भी देखिए, कहीं आप देखिए कि जब आपने पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट किया तो आप ये कह रहे हैं नो एटीपी इज फॉर्म्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एटीपी बने हैं ये पायरुवेट बनने से पहले पहले ग्लाइकोलिसिस में बन चुके हैं, लेकिन जब आप पायरुवेट को रिड्यूस कर रहे हैं लैक्टेट में फर्मेंटेशन में तो कोई एटीपी नहीं बना। और दूसरा, मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर भी आपकी मसल में लैक्टेट एक्यूमुलेट हो गया और ये क्या है, टॉक्सिक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर भी आप देखिए, हमने ये कहा कि कोई एटीपी नहीं बना और एक टॉक्सिक चीज इकट्ठी हो गई, इसे आपने क्या कहा, इथेनॉल कहा। ये क्या है, टॉक्सिक है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि यीस्ट जो इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 13% के करीब इथेनॉल की कंसंट्रेशन उस मीडियम में हो गई तो ये कंसंट्रेशन खुद यीस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाता है और यीस्ट उसके बाद मरना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ना तो एनर्जी बनी, हमने कहा नो एटीपी। दूसरा, हमने ये कहा कि प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट इकट्ठा कर लिया। ये दो प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। फिर आपने फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में पायरुवेट को किस में कन्वर्ट किया, लैक्टेट में। इस लैक्टेट को हटाया जाएगा और उसको फिर मेटाबोलाइज करा जाएगा लिवर में और फिर अल्टीमेटली बाद में क्या बनाना पड़ेगा, पायरुवेट ही बनाना पड़ेगा। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। हम ये कह रहे हैं एटीपी मिला नहीं, खतरनाक चीज क्या कर ली, इकट्ठी कर ली और उसके बाद में वापस इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली मुझे यह समझ में आ गया कि यह होता क्यों है। व्हाट इज द वाई ऑफ दिस प्रोसेस, यह फर्मेंटेशन एक्चुअली हो क्या रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पर्पस सर्व हो रहा है, इसका पर्पस क्या सर्व हो रहा है। तो इसका पर्पस देखिए, वापस जाते हैं यहां पर, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस यह हो रहा है कि ये NAD+ रीजनरेट दोनों तरह के फर्मेंटेशन में हो रहा है। This is the importance. The importance is that this regenerates NAD+. ये रीजनरेट करता है NAD+ को। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसको रीजनरेट करना इतना जरूरी क्यों है जब ऑक्सीजन नहीं है। तो केवल एटीपी का सोर्स बताइए क्या है। एटीपी का जो सोर्स है, अगर ऑक्सीजन इज एब्सेंट तो एटीपी का सोर्स बच गया ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस को कैरी आउट करने के लिए याद कीजिए, ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप में आपको NAD+ चाहिए। तब वहां पर NAD+ किस में रिड्यूस हो जाता है, NADH में। अगर मान लीजिए ये NAD+ नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा। NAD+ की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, कम सप्लाई होती है। अगर ये NAD+ रीजनरेट नहीं किया तो ये फ्री NAD+ अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाएगा और जो एकमात्र तरीका था ATP बनाने का, वो तरीका भी अब खत्म हो जाएगा। सो फर्मेंटेशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो रीजनरेट करता है NAD+ ताकि कम से कम ग्लाइकोलिसिस जरूर चलती रहे। सो एक बार बहुत तेजी से मैं सारी की सारी स्लाइड्स आपके सामने एक बार रिवर्ट कर देता हूं। हम बात कर रहे थे फर्मेंटेशन की। हमने देखा फर्मेंटेशन क्या है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बाहर से नहीं आता, ऑर्गेनिक है। इसके बाद हमने कहा कि एक अल्कोहल फर्मेंटेशन है, सैकेरोमाइसीस सेरेविसिए, इसको कैरी आउट
आउट करता है। उसके बाद में दोनों एंजाइम का नाम याद रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, चलिए यहां पर मुझे अच्छा है रिवाइज करने में, एक बार एक और क्वेश्चन याद आ गया। इस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और दोनों में अंतर देखिए कि लैक्टेट फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन में अंतर क्या है। और फाइनली हमने ये देखा, बड़े ध्यान से देख लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है ये, ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से आप इस पायरुवेट को खत्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लैक्टेट में। हालांकि इसमें ना तो एटीपी बनता और एक टॉक्सिक सब्सटेंस और इकट्ठा हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया होगा। अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।